शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। 181। आज 27 दिसंबर था, ग्रेजुएशन डे। छात्रों ने 2 तारीख को अपनी परीक्षाएं समाप्त कर ली थीं और 20 तारीख को उनके रिपोर्ट कार्ड स्कूल परिसर में दिए गए। इसके साथ ही सेमेस्टर आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया था। जो पास हो गए थे वे निश्चित रूप से स्नातक करने में सक्षम होंगे, लेकिन जो फेल हो गए उन्हें स्नातक होने से पहले खुद को बेहतर बनाने के लिए एक और सेमेस्टर लगेगा। इस तरह हर सेमेस्टर के अंत में स्नातक समारोह हमेशा आयोजित किया जाता था। रिंगगग। एक सुनहरे रंग की जुड़वां घंटी वाली अलार्म घड़ी जोर से बज उठी। हेनरी जल्दी से उठे और उसे बंद कर दिया। अगर कोई अलार्म घड़ी का वर्णन करना चाहे तो वे इसे हास्यास्पद रूप से बड़े कानों वाले सिर की तरह कल्पना कर सकते हैं। घड़ी में 2 घंटियां थीं जो कानों की तरह दिखती थीं। साथ ही घंटियों के बीच एक छोटी धातु की छड़ी थी। जब अलार्म घड़ी बजने का समय होता तो छड़ी एक के बाद एक दोनों घंटियों से टकराती हुई इधर उधर हिलती। ईमानदारी से कहूं तो हेनरी इस अलार्म घड़ी से बहुत प्रभावित था जिसे उसके माता पिता ने 4 दिन पहले उसके लिए खरीदा था। ये वाकई जीवन रक्षक था। आज उसका ग्रेजुएशन का दिन था और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह ऐसे अवसर पर देर से आए। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा, लेकिन स्नातक होने के कारण उन्हें अधिकतम 10:30 बजे तक आना आवश्यक था। इस समारोह के लिए हेनरी ने अपने परिवार के लिए 3 अतिथि टिकट खरीदे थे। उसकी मां को आज काम पर जाना था, इसलिए उसके पिता, उसका 16 वर्षीय बड़ा भाई और उसकी 10 वर्षीय बहन समारोह में शामिल होने वाले थे। 2 घंटे बीत चुके थे और आखिरकार सभी लोग बाहर जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने साथ साथ निकलने का फैसला किया था क्योंकि कार्यक्रम सुबह 11 बजे होने वाला था और वहां तक पैदल जाने में 55 मिनट लगेंगे। बेशक 8 दिन पहले बेमार्ड में पहली बर्फबारी हुई थी। पहले 2 दिनों में बर्फबारी हल्की थी और तीसरे दिन बर्फ ने खुद को आराम देने का फैसला किया था। 4 से 6ठे दिन ये जोरदार तरीके से गिरी। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में कोई पौराणिक युद्ध चल रहा हो। और इस भीषण युद्ध के बाद बर्फबारी ने अचानक से हाइबरनेशन में जाने का फैसला किया। हालांकि यह खत्म हो गई थी, लेकिन बेमार्ड के आसपास इसकी मौजूदगी अभी भी बनी हुई थी। जमीन, पेड़, नदियां और छतें सभी बर्फ से एक दिन के बच्चे की तरह लिपटी हुई थीं। पूरा इलाका सफेद रंग की मोटी चादर से ढका हुआ था, जिससे सड़कें अधूरे कैनवास की तरह लग रही थीं। लेकिन हेनरी को आश्चर्य हुआ कि अब बाहर खड़े होने पर सड़कें साफ हो गई थीं और बर्फ से रहित थीं। जैसे ही वे स्कूल की ओर बढ़े, उन्होंने कई बर्फ हटाने वाली मशीनें देखीं जो उनके लिए सड़कों और पैदल मार्गों को साफ कर रही थीं। कार्यकर्ता कई जगहों पर नमक भी छिड़कते थे। बेमार्ड वास्तव में बदल गया था। अभी भी वह इस बात से हैरान था कि ये सर्दियों के कपड़े कितने प्रभावी थे। ठंड महसूस करने के बजाय उसे अपने कपड़ों की कई परतों के नीचे गर्मी महसूस होने लगी थी। उसके हाथ, पैर, सिर और यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी एक मोटे दुपट्टे से ढकी हुई थी। रास्ते में उन्हें स्कूल की ओर जाते हुए कई अन्य लोग मिले। बेशक समूह के बीच उसने अपनी अच्छी दोस्त मटिल्डा को भी देखा। वह अपने पिता और बड़ी बहन के साथ चल रही थी। तुम उत्साहित हो? उसने चंचलता से पूछा। मैं कैसे उत्साहित नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि मैं एक ही समय में उत्साहित और नर्वस दोनों हूँ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है, उसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। मैं समझती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन मेरे लिए मैं किसी भी चीज़ से ज़्यादा नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी करने को लेकर घबराती हूँ। क्या होगा अगर मुझे मेरी मनचाही नौकरी के लिए मना कर दिया जाए? मैंने तुमसे कहा था कि मैं हाउस रेंच में काम करना चाहती हूँ, याद रखो, मिलब्रेड ने चिंतित होकर कहा। उसके पूर्वज अच्छी तरह जानते थे कि वह रेंच के बारे में क्या सोचती है। जून में जब से इसे बनाया गया है तब से वह अपनी बाकी जिंदगी वहां काम करने का सपना देख रही थी। तो अगर उसे मना कर दिया जाए तो उसे क्या करना चाहिए? आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। महामहिम ने कहा था कि जनवरी के पहले दिन हमें अखबार नाम की कोई चीज मिलेगी। जाहिर है यह अखबार हमें बताएगा कि कौन सी नौकरियां उपलब्ध हैं और उनके लिए साक्षात्कार कब होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक कार्यस्थल के भीतर प्रत्येक विभाग लोगों को काम पर रखेगा, इसलिए इस बारे में सोचें। यदि आपको हाउस रेंच के भीतर एक विभाग में नौकरी नहीं मिलती है तो अगले विभाग में प्रयास करें। और यदि आपका असली लक्ष्य घोड़ों की देखभाल करना है और आपको वहां अन्य विभागों में काम मिल जाता है तो आपको बस उस विभाग में कुछ समय के लिए काम करना है और फिर जब कोई जगह उपलब्ध हो तो अपने सपनों के क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाना है। मिलब्रेड की आंखें चमक उठीं और वह अब उदास नहीं थी। तो इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले रेंच में जाने पर ध्यान देना चाहिए, है न? हाँ, बस इतना ही। वे कुछ और देर तक चले और आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। परिसर के आसपास बहुत से परिवार भी थे। हाँ हेनरी, क्या ये तुम्हारा नाम नहीं है? उसके पिता ने पूछा। एक दालान में दीवार पर बड़े 4 फ्रेम लटके हुए थे। फ्रेम में कॉलम और पंक्तियां थीं जो कई बॉक्स बनाती थीं।
प्रत्येक बॉक्स में प्रत्येक स्नातक के नाम वर्णमाला क्रम में लिखे थे। नाम काले रंग में लिखे गए थे, कॉलम लाइनें, पंक्ति लाइनें और फ्रेम सभी सोने के रंग में थे। बेशक इस्तेमाल किया गया बैकग्राउंड पेपर सफ़ेद था और मुख्य शीर्षक में लिखा था फॉल 1024 की स्नातक कक्षा। उसका नाम देखकर हेनरी के परिवार को उस पर बहुत गर्व महसूस हुआ। बेटा, क्या ये हमेशा यहीं रहेगा? उसके पिता ने पूछा। यही महामहिम ने कहा। हाँ, मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे बेटे। बहुत बढ़िया भाई, उसके बड़े भाई ने उसे 2 अंगूठे दिखाते हुए कहा। बधाई हो बड़े भाई, उसकी प्यारी छोटी बहन ने कहा। आसपास के दूसरे परिवार भी अपने बच्चों के नाम देखकर गर्वित थे। माता पिता ने अपने टिकट दिखाने के बाद मुख्य हॉल में प्रवेश करना शुरू कर दिया, जबकि स्नातक अपने शिक्षकों का अनुसरण करते हुए दूसरे बड़े खाली कमरे की ओर बढ़ गए। समय तेजी से बीत गया और बस इसी तरह समारोह शुरू होने का समय आ गया। जैसे जैसे संगीत बजता गया, हेनरी हर गुजरते सेकंड के साथ बेहद घबराता गया। सांस लो, उसने खुद से कहा। संगीतकारों ने अपने ओबारियों, जो मूल रूप से वायलिन थे, और वीणा का इस्तेमाल छात्रों के मूड और चलने की गति को सेट करने के लिए किया। बेशक लैंडन ने इस अवसर के लिए अपने वायलिन को आधुनिक बनाया था। पहले उनके वाद्ययंत्रों में उनके क्रॉसबो से समान तार इस्तेमाल किए जाते थे और इसका बाहरी आवरण लकड़ी, धातु और यहाँ तक कि कछुए के खोल से भी बनाया जाता था। लेकिन अब लैंडन ने लकड़ी और धातु, तारों और कीलों के लिए से नए वाद्ययंत्र बनाने का आदेश दिया था। हॉल के अंदर दर्शक ब्लीचर्स पर बैठे थे, जबकि बीच वाले क्षेत्र में कई कुर्सियां बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थीं। कुर्सियों के आगे एक विशाल चौड़ा मंच भी था। जैसे ही संगीत बजता था, छात्रों और शिक्षकों की 3 पंक्तियां व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलती थीं। लैंडन समूह का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते थे। शिक्षकों ने काले वस्त्र, स्कार्फ और टोपी पहनकर समूह का नेतृत्व किया, जबकि छात्रों ने नीले रंग के कपड़े पहनकर उनका अनुसरण किया। शिक्षकों के लिए उनके वस्त्र कॉलर और कंधे के क्षेत्र में सोने से बने थे। लैंडन के मामले में उसने लाल वस्त्र पहना था, जो सचमुच हैरी पॉटर के ग्रिफिंडर क्विडिच वस्त्र जैसा दिखता था। बेशक वह ऐसे शानदार अवसर को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता था। संगीत जारी रहा और हर कोई स्थिरता से लेकिन घबराहट में चला गया। वे सभी भीड़ की ओर न देखने की कोशिश कर रहे थे। देखो, वह मेरा लड़का है, मेरी छोटी लड़की अब एक महिला है। छोटा भाई, और मुस्कुराओ, अंडरस्को। जब दर्शकों ने स्नातक छात्रों के समूह को आगे बढ़ते देखा तो वे भावनात्मक रूप से इशारा करके चिल्लाए। स्नातक छात्रों ने हंसने से बचने की कोशिश की, क्योंकि वे अपने नामों का उल्लेख सुनते रहे। कुछ शिक्षक मंच पर चले गए, जबकि बाकी ने स्नातकों को अपनी सीट लेने में मदद की। इस समारोह के लिए लैंडन ने इसे अपेक्षाकृत छोटा और सीधे मुद्दे पर रखने की तैयारी की थी। पृथ्वी पर उन लोगों की तुलना में इस वर्ष कुल 187 स्नातक थे। उनके आने से पहले मंच पर पहले से ही कई अतिथि बैठे थे। सभी ओवरसियर मौजूद थे, साथ ही लुसियस, 3 सरकारी कर्मचारी और डॉक्टर गेरसन भी मौजूद थे। एक बार जब सभी ने अपनी सीट ले ली तो वे खड़े रहे और एक शिक्षक अपने हाथ में मेगाफोन पकड़े हुए पोडियम की ओर चला गया। स्वागत है बेमार्ड पब्लिक स्कूल स्नातक समारोह। अब चलो अपने स्नातकों के लिए इसे छोड़ दें। वाह, ताली। दर्शकों और मंच पर मौजूद लोगों ने जोर से ताली बजाए और कई बार स्वीकृति की आवाजें निकाली, क्योंकि वे उन छात्रों को देख रहे थे जो उनके नीचे खड़े थे। ठीक है, मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया हमारे स्नातकों के साथ जुड़ें और खड़े हों जबकि हमारी सेना हमारा राष्ट्रगान गा रही है। तुरंत 12 लोगों का एक समूह झंडा और मेगाफोन पकड़े हुए मंच पर आया। 3 लोगों ने बड़ा झंडा फैलाया, जबकि 9 अन्य ने राष्ट्रगान गाया। ये पहली बार नहीं था जब लोगों ने ये राष्ट्रगान सुना था। राष्ट्रगान के बारे में किताबें थीं और हर बड़े कार्यक्रम के दौरान इसे सभी के सुनने के लिए गाया जाता था। जब सेना के लोगों ने गाना शुरू किया, दर्शकों ने अपने दाहिने हाथ अपनी छाती पर रखे और गीत के साथ चलने की कोशिश की। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए एक छोटी प्रार्थना की। उसके बाद वेलेडिक्टोरियन का भाषण और अंत में लैंडन अपना भाषण देने के लिए आया। सभी ने खुद को समायोजित किया और सीधे बैठ गए। किसी को पता होना चाहिए कि महामहिम के भाषण हमेशा प्रेरक होते थे। वह आदमी अपने शब्दों से पहाड़ों को हिला सकता था। 1024 की स्नातक कक्षा, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि मुझे आप सभी पर कितना गर्व है। बधाई हो, आपने ये कर दिखाया, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप यहाँ अकेले कभी नहीं पहुँच सकते थे। एक पल के लिए अपने परिवारों पर नजर डालें। हेनरी ने मुड़कर अपने परिवार को खोजने की कोशिश की। थोड़ी देर देखने के बाद उसने आखिरकार अपनी प्यारी छोटी बहन को देखा, जो उसे देखकर हाथ हिला रही थी और उसका नाम पुकार रही थी। वह जहां बैठा था वहां से उसे पता चल रहा था कि उसका परिवार उससे बहुत खुश और प्रसन्न था। यह एहसास बहुत बढ़िया था। जब उसने लैंडन का भाषण सुना तो वह कुछ हद तक भावुक हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लिंग, सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि क्या है। इस दुनिया में हमारे संघर्ष ज्यादातर एक जैसे होते हैं। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है। आप सभी को वह दुर्लभ अवसर मिला है जिसके लिए बहुत से लोग जान दे सकते हैं। इस पल का लाभ उठाएं और जितना हो सके उतना अच्छा बने। मुझे लगता है कि बहुत से लोग सपने देखते हैं,
और जब वे सपने देखते हैं तो असली खुश लोग, असली सफल लोग वे होते हैं जो व्यस्त रहते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज यहाँ हर कोई व्यस्तता में खिल गया है, इसलिए मैं आप सभी से अपने बारे में सोचने और भविष्य में सही विकल्प चुनने की उम्मीद करता हूँ। एक बार फिर 1024 की स्नातक कक्षा को बधाई। बेशक लैंडन ने धरती के कुछ प्रसिद्ध भाषणों को मिलाया था, लेकिन कौन जानता था हेनरी ने ताली बजाई क्योंकि वह पूरी तरह से भावुक हो गया था। महामहिम सही थे, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर कोई केवल सपने देखता रहे और कभी कुछ न करे तो स्थिति कभी नहीं बदल सकती। महामहिम इस अवधारणा का एक स्पष्ट उदाहरण थे। अगर महामहिम अभी भी अपने पिता के वापस आने का इंतजार करते तो वे अब कहाँ होते। ताली ताली ताली, सभी ने ताली बजाई क्योंकि वे भी लैंडन के विस्मयकारी भाषण से प्रभावित थे। समारोह आगे बढ़ा और उन्हें अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करने का समय आ गया। भाई, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। मैं भी। मुझे एहसास नहीं हुआ कि हमें मंच पर चलना होगा। शांत हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। जैसे ही हेनरी अपने आसपास के लोगों से बात कर रहा था, उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थीं। वे वर्तमान में वर्णमाला क्रम में बैठे थे, इसलिए उन्हें भी यकीन था कि सब कुछ उसी तरह होगा। जल्द ही उनके कॉलम के उठने का समय हो गया। वह धैर्यपूर्वक अपने सामने वाले व्यक्ति का अनुसरण करते हुए लाइन में खड़े हो गए। हेनरी मोज। बूम बूम। जैसे ही वह मंच पर चढ़े, उनकी धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगीं। बधाई हो अंडरस्को। उन्होंने अभी अभी आर्मी जनरल लुसियस से हाथ मिलाया था, साथ ही मंच पर मौजूद कई अन्य मेहमानों से भी। अंत में वह महामहिम के सामने खड़े हो गए और उनके पास शब्द नहीं थे। क्या महामहिम वास्तव में उनसे हाथ मिलाने वाले थे? एक भगवान इतनी आसानी से एक नश्वर के हाथ कैसे छू सकता है? बधाई हो हेनरी। याद रखें, दयालु बने, कड़ी मेहनत करें और सकारात्मक रहें। आपका जीवन आपके हाथों में है। महामहिम ने हाथ मिलाते हुए कहा। धन्यवाद महामहिम। जब वह मंच से नीचे उतरा तो उसे लगा कि यह सब एक सपना था। उसने अपना प्रमाण पत्र खोला और गर्व महसूस किया। प्रमाण पत्र पर आज की तारीख, उसका नाम, स्कूल का नाम और स्टाम्प सील, शिक्षा प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर। साथ ही महामहिम का नाम और हस्ताक्षर भी था। उसने अपने हाथ में प्रमाण पत्र देखा और अपने परिवार की ओर मुस्कुराया। मेरा जीवन मेरे हाथों में है, उसने सोचा। उत्सव के बाद सभी को दूसरे हॉल में ले जाया गया जहां उन्होंने खाया पिया। अतिथियों के टिकटों से मिले पैसों से स्कूल ने उनके लिए ये भोजन आयोजित किया था। लैंडन मुस्कुराया और थोड़ी देर बाद वापस जाने का फैसला किया। इसके साथ बेमार्ड अब 187 नए कर्मचारियों का स्वागत करेगा। दिसंबर आखिरकार खत्म होने वाला था और वह अब गंभीर काम पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये पूरा महीना लैंडन के लिए बहुत बड़ा व्यवधान था। सैन्य स्नातक और स्कूल समारोहों से लेकर क्रिसमस और इसी तरह की अन्य चीजों तक। और अब जब ये सब खत्म हो गया था तो कर्मचारी अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे और उन्हें कोई और छुट्टी या गतिविधि बाधा नहीं डाल रही थी। नए साल के लिए लैंडन ने फैसला किया था कि वह उन्हें कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं देगा। जो लोग उस दिन छुट्टी पर थे वे इसे मना सकते थे, लेकिन जिन्हें काम करना था, खैर, बहुत बुरा हुआ। उन्होंने पहले ही काफी समय बर्बाद कर दिया था। फिलहाल कोई सार्वजनिक उत्सव नहीं। 183। अभी समय बहुत तेजी से बीत रहा था और बस ऐसे ही अप्रैल फिर आ गया। वसंत, सर्दियों के दौरान लैंडन और कर्मचारी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे। जनवरी में लैंडन ने निर्माण पर पूरा ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने तटीय क्षेत्र के जिला एल के भीतर नौसेना के बेस के निर्माण के लिए कई श्रमिकों को आवंटित करके शुरुआत की। आपको पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र को समुद्र तट से क्षैतिज रूप से विभाजित किया जाना था, इसलिए यहाँ प्रत्येक क्षेत्र के सामने अपना खुद का मिनी समुद्र तट होगा। जिला आई, शिपिंग डॉक और बंदरगाह, मर्चेंट स्टोव वगैरह। जिला जे, लग्जरी बीच होटल और बीच मनोरंजन। जिला के, वह स्थान जिसे लैंडन दूसरे जिलों और जिला एल के बीच रखना चाहता था। ये स्थान दूसरे क्षेत्रों और जिला एल में सैन्य चौकियों के बीच पर्याप्त दूरी बनाने के लिए था और इसके भीतर अपशिष्ट और रिसाइकिल प्रबंधन उद्योग भी था। जिला एल, बेमार्ड मरीन, तटरक्षक और नौसेना स्टेशन और चौकियां। इसलिए जनवरी के दौरान लैंडन ने नौसेना के बेस का निर्माण शुरू किया, जिसके 7 महीने जून में पूरा होने का अनुमान है। उन्होंने बेस के भीतर 15 विशाल इमारतें और 10 मध्यम आकार की इमारतें बनाने का फैसला किया, साथ ही कई बेहद ऊंची बाड़ें भी बनाई जो लोगों को बाहर रखेंगी। बेस के पहले सेक्टर में सफलतापूर्वक प्रवेश करने से पहले श्रमिकों को 3 मुख्य बाड़ों से गुजरना होगा। वहां से श्रमिकों को बेस के दूसरे, तीसरे और चौथे सेक्टर तक पहुंचने से पहले कई अन्य द्वार और चौकियां भी चाहिए होंगी और प्रत्येक सेक्टर में घुसपैठियों से निपटने के लिए कई हथियार होंगे। जिस तरह से लैंडन ने सब कुछ डिजाइन किया था, उससे कोई भी आवारा व्यक्ति बिना पहुंच के आसानी से अंदर नहीं जा सकता था। जिला एल में मुख्य नौसेना बेस के अलावा लैंडन ने अन्य तटीय क्षेत्र जिलों के भीतर भी कई पुलिस स्टेशन, नौसेना चौकियां और सैन्य अड्डे बनाने का फैसला किया था। अन्य तटीय जिलों में नौसेना चौकियों को बाढ़ से घेरा जाएगा और उसके भीतर सिर्फ एक इमारत होगी। साथ ही एक लाइट हाउस भी होगा। इस लाइट हाउस का इस्तेमाल हर जिले के पानी को स्कैन करने के लिए किया जाएगा, ताकि अगर कोई रात में उन पर हमला करना चाहे तो उसे रोका जा सके।
अगर नौसेना के लोगों को कुछ भी नजर आता है तो उन्हें तुरंत सेना को सूचित करना होगा, साथ ही डिस्ट्रिक्ट एल में नौसेना के बेस को भी। सैन्य चौकियों के लिए हालांकि लैंडन नहीं चाहते थे कि यह बड़ी हो, फिर भी इसे ठीक से बाढ़ से घेरा जाना चाहिए। इसमें 4 मुख्य इमारतें होंगी और सेना के टैंक वगैरह रखने के लिए बहुत जगह होगी। क्या होगा अगर कोई दुश्मन जहाज सफलतापूर्वक तट पर पहुंच जाए? उसे उम्मीद थी कि सेना उन्हें संभालेगी। नौसेना को समुद्र पर ध्यान केंद्रित करना था, लेकिन सेना को उन दुश्मनों को मारना था जो बेमार की धरती पर पहुंचने में कामयाब हो गए थे। इन पुलिस स्टेशनों में निश्चित रूप से जेल की कोठरी भी होगी। उदाहरण के लिए, यदि कुछ आगंतुक और व्यापारी जिला आई के भीतर डॉक पर परेशानी पैदा करते हैं, लैंडन को उम्मीद थी कि पुलिस अधिकारी तुरंत स्थिति को संभाल लेंगे, और चूंकि इन पुलिस स्टेशनों में सेल होंगे तो वे उन्हें कुछ घंटों या एक दिन के लिए बंद कर सकते हैं जब तक कि झगड़े में शामिल लोग शांत न हो जाएं। खैर, पुलिस कार्यालयों, सैन्य चौकियों और नौसेना के बेस का निर्माण शुरू करने के लिए लोगों को नियुक्त करने के अलावा लैंडन ने जिला सी ऊपरी क्षेत्र के भीतर एक रेडियो स्टेशन का निर्माण भी शुरू किया। वह भी स्टेशन का निर्माण करना चाहता था ताकि जब कर्मचारी रेडियो बनाने के लिए तैयार हों तो रास्ते में कोई अड़चन न आए। और अंत में उसने एक ट्रेन निर्माण और रखरखाव उद्योग का निर्माण करने का फैसला किया। जब भी कोई समस्या आती है तो ये लोग ट्रेनों के निर्माण, उन्हें ठीक करने और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने इस उद्योग के लिए एक असेंबली लाइन भी बनाने की योजना बनाई थी ताकि विनिर्माण को आसान बनाया जा सके। अंत में लैंडन एक ट्रेन निर्माण और रखरखाव उद्योग का निर्माण शुरू करना चाहता था। बेमार में परिवहन एक गंभीर समस्या थी। लोग निचले क्षेत्र में अपनी नौकरी की जगहों पर जाने के लिए 2 से 3 घंटे पैदल चलते थे। ये पूरी तरह से हास्यास्पद था। ट्रेन, कार और बसें जरूरी थीं। इसलिए लैंडन ने इस ट्रेन निर्माण उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, जिसे पूरा होने में 2 महीने मार्च लगेंगे। लेकिन जब यह उद्योग बनाया जा रहा था तब भी लैंडन ने ट्रेन की पटरियां बनाने के लिए श्रमिकों के एक और समूह को काम पर रखा था। साथ ही शहर की योजना के अनुसार उन्हें बेमार में हर जगह बिछाया था। उनके दिमाग में उद्योग के पहले बनने का इंतजार करने के बजाय अभी शुरू करना बेहतर था। समय ही पैसा था। फरवरी आते ही श्रमिकों ने किंग्स लैंडिंग के भीतर लैंडपोर्ट और सभी सैन्य इमारतों का निर्माण शुरू कर दिया। निर्माण कार्य आसान होगा क्योंकि उनके पास क्रेन, लोडर, उत्खननकर्ता, हवाई कार्य प्लेटफॉर्म और बहुत सी अन्य भारी मशीनें उपलब्ध थीं। लैंडन ने अनुमान लगाया था कि निर्माण कार्य केवल 5 महीने तक चलेगा, इसलिए लोगों के लिए तुरंत काम शुरू करना जरूरी था। किलेबंद शहर की दीवारों के लिए उन्होंने अक्टूबर में उन पर काम करना शुरू कर दिया था और मई तक कुल 8 महीने सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद लैंडन ने इन रेडियो का उत्पादन करने के लिए आवश्यक एंटेना, रिसीवर, ट्रांसमीटर और अन्य भागों को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। श्रमिक अब 2 महीने दिसंबर से जनवरी तक उसकी कक्षाएं ले रहे थे, इसलिए ये समय था कि वे सभी भागों को बनाना शुरू करें, साथ ही बेमार में उन सभी विशाल एंटेना संरचनाओं का निर्माण करें। इस महीने के भीतर कागजी मुद्रा भी प्रचलन में आने लगी और बैंक के लोग और श्रमिक अधिक प्रसन्न हुए। अब भारी जेबें नहीं, इधर उधर सिक्के नहीं गिरते। उनके लिए पैसे का इस्तेमाल करना ज्यादा सुविधाजनक हो गया। 5 तरह के नोट बनाए गए, 100, 50, 20, 10 और 5 BM नोट। जहां BM बेमार का संक्षिप्त रूप था। लैंडन का चेहरा हल्के पीले रंग के 100 BM नोट पर था, जबकि उसकी मां किम का चेहरा हरे रंग के 50 BM नोट पर था। बेशक लूसियस का चेहरा लाल रंग के 20 BM नोट पर था, लूसी की छवि नीले रंग के 10 BM नोट पर थी और कैसल की छवि बैंगनी रंग के 5 BM नोट पर थी। और बेशक हर नोट पर बेमार लिखा था, साथ ही उन पर कई अक्षर और अंक भी थे। खैर, इन पेपर नोट्स को बनाते समय छवियों, शब्दों और अंकों को स्टील की प्लेट पर उकेरा गया था। वहां से स्टील प्लेट के उत्कीर्ण भागों पर ही एक विशेष रंग लगाया गया। बेशक उसके बाद स्टील शीट पर प्लास्टिक की एक हल्की शीट रखी गई और उसे कम गर्मी में 8 मिनट तक पकाया गया। और एक बार जब ये हो गया तो शीट पर मौजूद रंग प्लास्टिक पर स्थानांतरित हो गया। प्लास्टिक पर सटीक छवि और डिजाइन की रूपरेखा तैयार हुई। वास्तव में ये प्रक्रिया कुछ लंबी थी, लेकिन संक्षेप में मुद्रण उद्योग ने सभी नागरिकों के लिए सफलतापूर्वक कागज के नोट बनाए थे। फरवरी खत्म होते ही लैंडन और कर्मचारियों ने मार्च की अपनी सारी योजनाओं पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने रेडियो निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसे समय में संचार भी बहुत जरूरी था। अगर कोई गंभीर संकट सामने हो तो नागरिकों को खुद को कैसे तैयार करना चाहिए। इधर उधर भागना कभी भी समाधान नहीं था। बात को तेजी से फैलाना जरूरी था और संवाद करने का उचित साधन होना बहुत जरूरी था। जब कर्मचारियों ने ये उपकरण बनाना शुरू किया तो कई समस्याएं थीं, जैसे सही तरंगदैर्घ्य का पता लगाना वगैरह। लेकिन लगातार 3 हफ्तों की असफलता के बाद लैंडन की बदौलत वे आखिरकार एक सफलता तक पहुंच गए। लैंडन ने उन्हें बस यूं ही रहने दिया क्योंकि वह चाहते थे कि वे खुद ही अपनी खोज करें। हर दिन कर्मचारी अपने रेडियो पर ध्यान केंद्रित करते और यहाँ वहाँ समस्याओं को हल करने की कोशिश करते। यह एक स्कूल असाइनमेंट की तरह था जिसे उन्हें पूरा करना था। जो कोई भी कभी धरती पर वापस विश्वविद्यालय गया होगा वह जानता होगा कि जब कोई असाइनमेंट पूरा करना होता है तो उसे कितनी ऊर्जा लगानी पड़ती है।
वे अपने रेडियो के इर्द गिर्द समूहों में बैठे डिवाइस को अलग किया और उसे सही बनाने की कोशिश की। अपनी पाठ्यपुस्तकों से उत्तर पाने की कोशिश में वे रातों की नींद हराम कर गए। वे कहाँ गलत हो गए? महीने की शुरुआत में लैंडन ने उनके अनुसरण के लिए 10 नमूने बनाए थे। उन्होंने अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया था, साथ ही अपनी भौतिकी की किताबों में मौजूद सूत्रों का भी, और कुछ समय के लिए उसी पर अटके रहे। उन्होंने एक ही चीज को बार बार मिटाया, खींचा और गणना की, लेकिन कभी सही उत्तर पर नहीं पहुंच पाए। ये जादू था। जब वे घर पर होते तो उनका दिमाग उस समस्या पर वापस चला जाता जिसका वे सामना कर रहे थे, और उन्हें तुरंत ऐसा लगता कि दिसंबर से फरवरी तक उन्होंने जो भी अध्ययन किया था वह सब बेकार था। भगवान के लिए वह 3 महीने थे। वापस धरती पर तो ये पूरा सेमेस्टर होगा। वे वास्तव में इतने मूर्ख कहाँ थे? सभी मुख्य सूत्र छोटे और सरल थे, तो वे क्या चूक रहे थे? जैसे उन्होंने अवधारणाओं को समझा और पढ़ा था, लेकिन व्यावहारिक कार्य हमेशा सिद्धांत से इतना अलग क्यों था? उन्हें लगा कि भले ही वे कई और वर्षों तक अध्ययन करें, लेकिन वे इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन सौभाग्य से महामहिम ने उन पर दया की और 3 सप्ताह के बाद उन्होंने अपनी सभी गलतियों को सुधार लिया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वे कहाँ गलत थे, और जब उन्हें आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उन्होंने अपना काम फिर से किया और इन रेडियो को खुद से ही बनाने की कोशिश की। उनमें से कुछ अन्य धातु के टुकड़ों और यहाँ तक कि सिक्कों का उपयोग करके आवृत्तियां और तरंगे भी बना सकते थे। ये बहुत आश्चर्यजनक था। आगे बढ़ते हुए लैंडन ने नए निर्मित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। जहाज और नाव निर्माण उद्योग सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने नौसेना के युद्धपोतों, साथ ही मछली पकड़ने वाली नावों और जहाजों को बनाना शुरू करने का फैसला किया। ट्रेन निर्माण और रखरखाव उद्योग, जिसका निर्माण जनवरी में शुरू हुआ। बेशक लैंडन ने तुरंत लोगों को नई ट्रेनें बनाने के काम पर लगा दिया। इस नए उद्योग के पूरा होने के बाद लैंडन ने बेमार्ट के भीतर विभिन्न स्थानों पर कई ट्रेन स्टेशन बनाने के लिए श्रमिकों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। इस समय ये निर्माण श्रमिक हमेशा व्यस्त रहते थे। जब वे कोई भी निर्माण पूरा कर लेते तो लैंडन तुरंत उन्हें एक नया प्रोजेक्ट दे देता और उन्हें भेज देता। और हर महीने की शुरुआत में नए नागरिकों के जुड़ने के कारण प्रत्येक निर्माण समूह का आकार बढ़ जाता। इन नए नागरिकों के बिना बेमार्ट के पास इन सभी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त कार्यबल कैसे हो सकता था? अभी के लिए ये ठीक था, लेकिन जुलाई आते ही लैंडन अधिक नागरिकों को लेने पर रोक लगा देगा जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। इस महीने अभी अभी पूरा हुआ एक उद्योग हथियार निर्माण उद्योग था। इसके पूरा होने के साथ लैंडन ने लंबी दूरी के तोपखाने के हथियारों का उत्पादन शुरू कर दिया। उन्होंने शहर की दीवारों पर स्थिर हौवित्जर बंदूकें और रॉकेट लॉन्चर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था। इन हथियारों के लिए कोई उन बंदूकों या रॉकेट लॉन्चरों की कल्पना कर सकता है जिन्हें आमतौर पर युद्ध टैंकों पर रखा जाता था। लैंडन इन मशीनों को शहर की दीवारों पर लगाना चाहते थे, साथ ही तटीय क्षेत्र के भीतर विभिन्न सैन्य चौकियों पर भी। दुश्मन से निपटने के लिए कोई भी कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकता। उन्होंने गार्ड और पुलिस अधिकारियों के लिए टेजर गन बनाने का भी फैसला किया, साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य सुरक्षा गियर भी। इस अवधि के दौरान वॉकी टॉकी भी बनाई गई और सभी सैन्य, गार्ड और पुलिस कर्मियों को वितरित की गई। फिलहाल लैंडन सैनिकों को मजबूत करने और शहर की दीवारों और परिधि की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जुलाई जल्दी ही आ रहा था और उससे पहले सुरक्षा की गारंटी की जरूरत थी। इसके बाद लैंडन ने ट्रैफिक लाइट और कार सेंसरी डिटेक्टरों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था। जल्द ही राजमार्ग संकुचन शुरू हो जाएगा, इसलिए इन लाइटों का उससे पहले आसानी से उपलब्ध होना जरूरी था। आखिरकार मार्च के महीने में लैंडन ने लोगों के मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया था। हाँ, एक मंदिर। लोग अनुरोध कर रहे थे कि वह एक मंदिर बनाए। उनका कारण सरल था, वे अपने पूर्वजों के प्रति आभारी महसूस करते थे और उन्हें धन्यवाद देने का एक तरीका चाहते थे। लैंडन इस विचार के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं थे। जैसा कि उन्होंने कहा, किसी को भी किसी को उसकी मान्यताओं से वंचित करने का अधिकार नहीं था। सभी प्रमुख शहरों में मंदिर थे, पैसे के मंदिर, पूजा के मंदिर और यहाँ तक कि सेक्स से प्रेरित मंदिर भी थे। और चूंकि कुछ दास मंदिर शब्द के प्रति संवेदनशील थे, इसलिए लैंडन ने इसका नाम बदलने और इसे चर्च कहने का फैसला किया। लोगों ने एक ऐसी जगह के लिए अनुरोध किया था जहां वे प्रार्थना कर सकें, स्वर्गीय शिक्षाएं प्राप्त कर सकें और आशीर्वाद के बदले अपने पूर्वजों को भेंट, धन और अन्य सांसारिक संपत्ति दे सकें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लैंडन ने उन्हें कई चर्च नेताओं और सदस्यों को स्वयं नियुक्त करने देने का फैसला किया था। लेकिन नेताओं और सदस्यों को लैंडन से साप्ताहिक रूप से मिलना होगा, ये बताने के लिए कि इन भेंटों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। लैंडन ने फैसला किया था कि चर्च के कार्यकर्ता और नेता निम्नलिखित दिनों में सेवा करेंगे। सप्ताह के दिनों में सुबह 7 बजे, शनिवार को सुबह 9 बजे और शाम 5 बजे, और रविवार को सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे और शाम 7 बजे सेवा। इन नेताओं को ये काम पूरे समय करना होगा। उन्हें अस्पताल में बीमार लोगों से भी मिलना होगा, साथ ही यहाँ वहाँ दान पुण्य का काम भी करना होगा। लैंडन को उम्मीद थी कि चर्च के नेता लोगों को धार्मिकता और भलाई के मार्ग पर प्रोत्साहित करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। वास्तव में इस एक के लिए
लैंडन सिर्फ उनके लिए उनके पूर्वजों के बारे में एक पूरी बाइबल गढ़ने के लिए तैयार था। वह जो करना चाहता था वह उनका चरित्र निर्माण करना था। वह नहीं चाहता था कि वे ये सोचें कि बिना किसी कारण के लोगों का बलात्कार करना, उन्हें पीटना या मारना ठीक है। लालच और दूसरे पाप हमेशा किसी को उसके अंत की ओर ले जाते हैं। इसलिए वह चाहता था कि जब भी लोग लालच में आएं तो वे संयोग से कुछ करें। लेकिन बेशक वह उनके लिए नरक की एक ज्वलंत तस्वीर भी चित्रित करना चाहता था। उनके चढ़ावे के लिए वह उन्हें ये चुनने की अनुमति देता था कि वे उससे क्या करना चाहते हैं। क्या वे पैसे बेमार्ग के बाहर दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को भेजना चाहते थे? फिर शायद सांता अपने स्टोव के आसपास एक अनाथालय खोल सकता था और लोगों की देखभाल कर सकता था। बेशक अगर ऐसा सच में हुआ तो लैंडन भी उन जगहों पर जाकर खुद चीज़ों को देखेगा। वह कभी भी गरीबों या बीमारों के लिए रखे गए पैसे को लालची लोगों द्वारा सलाह दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। भले ही सांता ईमानदार था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके सभी अधीनस्थ उसके जैसे थे। और जब लोग ऐसे इलाकों में रहते थे जहां लोगों की नज़र में अपराध ठीक था, तो प्रलोभन हमेशा मौजूद रहता था। लैंडन की राय में सांता वास्तव में ईमानदार था, क्योंकि वह कैरोना में बड़ा हुआ था। एक कुलीन व्यक्ति के रूप में किसी के लिए ईमानदार होना दुर्लभ था। वे मौजूद थे, लेकिन यह वास्तव में दुर्लभ था। और कभी कभी अपने परिवेश के कारण सबसे अच्छे लोग भी बदल सकते हैं। इसलिए लैंडन लोगों में विवेक विकसित करना चाहता था। कभी कभी, चाहे कोई कितना भी प्रलोभन में क्यों न हो, उसका विवेक उसे पाप करने की अनुमति नहीं देता। जहां तक चर्च के नेताओं और सदस्यों का सवाल है, बेशक उनका वेतन भी चढ़ावे के हिस्से से आता होगा। वे भी इंसान हैं। उन्हें खाने, अपने बिलों का भुगतान करने और यहां तक कि अच्छी कार चलाने की जरूरत थी। तो क्या उन्हें पीड़ित होना चाहिए और फटे पुराने कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वे पवित्र लोग हैं? ये हास्यास्पद है। एक पवित्र व्यक्ति के लिए अच्छी तरह से जीना कोई अपराध नहीं था, बशर्ते कि उसने पैसे न चुराए हों। वैसे भी लैंडन ने इन 4 महीनों का उपयोग पूरी तरह से निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया था। और अब वसंत आ गया था और अप्रैल आखिरकार आ गया था। बेमार्ग के लिए अपनी योजनाओं के दूसरे चरण की ओर बढ़ने का समय आ गया था। 185 छोटा भाई, यह क्या बकवास है? सांता ने उस विशाल राक्षस जैसी गाड़ी भारी मशीन को देखा जो एक अधूरी इमारत पर निर्माण जारी रखे हुए थी। लैंडन को कई पुलिस स्टेशन, सैन्य और नौसेना चौकियां बनाने के लिए कहे हुए 1 महीना हो गया है। उसे लगा जैसे उसके दिमाग ने कुछ ऐसा देखा है जो असंभव माना जाता था। अगर उसने कभी किसी और को बताया कि उसने क्या देखा, तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। निश्चित रूप से वे उसे झूठा कहेंगे। वे घोड़े कहाँ थे जो गाड़ी को धकेलने वाले थे? क्या ये जादू था? छोटा भाई, क्या ये बिक्री के लिए है? मुझे इतने रहस्यमय तरीके से मत मुस्कुराओ। छोटा भाई, तुम मुझे इस तरह कैसे चिढ़ा सकते हो? तुम जानते हो कि मैं एक व्यापारी हूँ, फिर भी तुमने मुझे ऐसी चीज देखने की अनुमति दी। ये कैसे उचित है? वह जितना मशीन को देखता उतना ही उसे रोने का मन करता। बहुत समय हो गया था जब कोई चीज उसे इस तरह उत्साहित कर सकती थी। और फिर भी यह बिक्री के लिए नहीं थी। वह जानता था कि उसके भाई ने इन गाड़ियों को क्यों नहीं बेचा, लेकिन फिर भी वह भगवान के लिए एक व्यापारी था। इन मशीनों को काम करते हुए देखने से ही उसकी आंखों से खून बहने लगा। लैंडन की मुस्कान को देखकर वह सोच में पड़ गया कि बेमार्ग और क्या छिपा सकता है। ये जगह उतनी सरल नहीं थी जितनी सभी ने सोची थी। ये सिर्फ उसे ही नहीं था, उसके अपने दल को लगा जैसे उन्होंने अभी अभी कोई चमत्कार देखा हो। भाई, मुझे सच बताओ, तुम्हारे शहर में क्या चल रहा है? सांता ने उत्साह से पूछा। वह जितना गाड़ी को देखता उसका पूरा शरीर हिलता हुआ महसूस करता। हे, चिंता मत करो, तुम्हें जुलाई में पता चल जाएगा। जुलाई? सांता ने उत्सुकता से पूछा। हाँ जुलाई, मैं जुलाई में बेमार्ग को आम जनता के लिए खोलने की योजना बना रहा हूँ। ओह, इससे मुझे याद आया, यहाँ आपके लिए 10 पास हैं। जब और अगर आप आने का फैसला करते हैं तो आप जो भी चाहें उसे लाएं और इन पास का इस्तेमाल करें। बेशक अपने लिए भी एक पास रखना न भूलें। मूल रूप से ये पास आपको या आपके परिवार को आपके पहुंचने पर बेमार्ग में आसानी से प्रवेश करने की अनुमति देंगे। सांता VIP पास देखकर इतना चकित था कि वह जवाब देना या यहाँ तक कि लैंडन को उनके लिए धन्यवाद देना भी भूल गया। क्या यह अभी भी कागज था? ये सामान्य पीले रंग के चर्मपत्र कागज से अलग रंग और डिजाइन कैसे था? पास सामान्य कागज से मोटे थे और सभी काले रंग के थे। सच कहूं तो वे धरती पर क्रेडिट कार्ड की तरह सख्त थे। ये पास गहरे नीले रंग के थे और उन पर VIP पास और बेमार्ग लिखा था। बेशक पास की समाप्ति तिथि भी उन पर लिखी हुई थी और प्रत्येक पास के चारों ओर एक रस्सी थी जिसे मालिक अपने गले में पहनते थे। सांता ने कार्ड को आश्चर्य से देखा। पूछना चाहता था कि वे कैसे बने, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे बता रहा था कि उसका ये छोटा भाई किसी के लिए भी हार नहीं मानेगा। एक व्यापारी की निराशा। तो ये पास कैसे काम करते हैं? आमतौर पर जब आप आते हैं तो आपको किसी भी चेक पॉइंट पर अपने दस्तावेज बनवाने की आवश्यकता होगी, लेकिन ये पास हो जाएगा। आप बस VIP स्टेशन का उपयोग कर सकते हैं। बाकी सभी की तरह लाइन में इंतजार करने के बजाय आपकी तुरंत देखभाल की जाएगी और आपके दस्तावेजों को जल्द से जल्द संसाधित किया जाएगा।
पास के लिए लैंडन ही एकमात्र व्यक्ति था जो उन्हें दे सकता था। इसलिए जब कर्मचारी सांता को देखते थे तो वे तुरंत जान जाते थे कि वह उसका व्यक्ति है। सांता ने कई महीनों से बीमार की मदद की थी और लैंडन ने सोचा कि उसे दूसरों के समान व्यवहार करने देना उचित नहीं होगा। सांता और उसके परिवार के अलावा बाकी सभी को लाइन में इंतजार करना पड़ा, भले ही वे दूसरे साम्राज्यों के राजा हों। रुको 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 छोटे भाई, तुम मुझे वहां भूल गए। दस्तावेज, सांता ने उलझन में पूछा। उसने पाइनो महाद्वीप के चारों ओर यात्रा की थी और आमतौर पर वह बस अपनी बात का भुगतान करता था। कोई भी यह नहीं देखता था कि वह बुरा व्यक्ति है या अच्छा व्यक्ति, बशर्ते कि भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा हो। उसे पता नहीं था कि लैंडन का दस्तावेजीकरण से क्या मतलब था। जब तुम जुलाई में वापस आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जिस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरा संदेश मिला? माफ करना भाई, मुझे मिल गया, लेकिन मैं उस समय थोड़ा व्यस्त था, इसलिए मैं तब से जल्दी वापस नहीं आ सका। सांता ने जवाब दिया जैसे ही उसने अपने जबड़े फुलाए और लैंडन की ओर अपनी पलकें झपकाईं। उसके विनती भरे कुत्ते जैसे चेहरे ने लैंडन को सचमुच अवाक कर दिया था। यह आदमी पहले की तरह ही बेशर्म था, लैंडन ने सोचा। सच में सांता जल्द से जल्द आना चाहता था, लेकिन क्या पेनेलोप उसे जाने देगी? नहीं, उसने जोर देकर कहा था कि चूंकि वह लगभग मारा जा चुका था, इसलिए उसकी रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना उसका काम था कि वह और अधिक प्रशिक्षित हो। वह पिछले 4 महीनों से उसे एक बाज की तरह अपने शिकार पर नजर रख रही थी। ईमानदारी से कहूं तो उसने कई मौकों पर भागने की कोशिश की थी, लेकिन बेशक वह हमेशा पकड़ा जाता था। उसने साम्राज्य के चारों ओर उसके पोस्टर और रेखाचित्र लगा रखे थे, जैसे कि वह कोई वांछित अपराधी हो। अगर कोई उसे भागते हुए देखता तो उसे तुरंत इसकी सूचना देनी होती और इनाम मिलता। उसने अपने सबसे भरोसेमंद शूरवीरों को उसकी संपत्ति के सभी प्रवेश और निकास को अवरुद्ध करने के लिए भी तैनात किया था। वह जहां भी जाना चाहता वे उसका पीछा करते। उसकी राय में वह कुछ ज्यादा ही सुरक्षात्मक थी। वह क्या कर सकता था? ये निश्चित रूप से एक अत्यधिक देखभाल करने वाली महिला के प्यार में पड़ने की उसकी सजा थी। क्या उससे ज्यादा दयनीय कोई हो सकता है? वह एक बार पकड़ा भी गया था जब उसने एक पेड़ पर चढ़ने और बाड़ को फांदने की कोशिश की थी। इस अवधि के दौरान पेनेलोप ने अपनी भावनाओं को व्यवस्थित किया था और अपने परिवार को बताया था कि वह उससे ही शादी करने जा रही है। उसने वास्तव में उसके साथ एक पत्नी की तरह व्यवहार किया था। वैसे भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वह एक दबंग और जिद्दी महिला थी और वह एक शांत व्यक्ति था, इसलिए वे एकदम सही जोड़ीदार थे। बेशक इस समय के भीतर उसके परिवार ने उसे नरक में डाल दिया था। वे उसके जैसे नर्म दिल वाले व्यक्ति को अपनी राजकुमारी के साथ कैसे रहने दे सकते थे? कभी नहीं। उन्होंने उसे दिन रात प्रशिक्षित किया जब तक कि उसके पैर लड़खड़ाने नहीं लगे। उसका वजन भी कम हो गया और वह पहले से ज्यादा फिट था। लेकिन तो क्या, वह अपने बेफिक्र दिनों में वापस जाना चाहता था, जहां वह खाता, सोता और सोचता था। और इससे भी बदतर, उसके अपने पिता उसकी संपत्ति पर आते और उसे प्रशिक्षित करते। हाँ, उसने आखिरकार अपने पिता और भाइयों के साथ समझौता कर लिया था। पहले वे उसके साथ नहीं मिलते थे क्योंकि उसने शूरवीर के बजाय व्यापारी बनना चुना था। कोई ऐसे महान और अच्छे शाही परिवार की सेवा कैसे नहीं करना चाहेगा? वैसे भी अब जब सांता ने उनके साथ बैठकर व्यापारी बनने के अपने कारणों को समझाया था तो वे करीब आ गए थे। लेकिन उसके साथ सहानुभूति रखने के बजाय उसका परिवार उसे ऐसे प्रशिक्षित करता रहा जैसे वह युद्ध में जाने वाला हो। वह कैरोना से बचकर इतना खुश कभी नहीं हुआ था। जब पेनेलोप ने उसे पास दिया तो वह खुशी से लगभग रो पड़ा। पास ने उसे केवल बीमार जाने और वापस आने की अनुमति दी थी। अगर उसने अपनी यात्रा में देरी करने के बारे में सोचा भी तो वह अगले 2 साल तक यात्रा नहीं कर पाएगा। यही उसकी सजा थी। बेशक वह इसके बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वह जानता था कि पेनेलोप कितनी सख्त हो सकती है। अब लैंडन को देखकर उसे रोने और अपने भाई से शिकायत करने का मन हुआ। दूसरे लोगों की पत्नियां शर्मा जाती, लेकिन उसका अपना मामला अलग क्यों था? भाई, तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या क्या झेल चुका हूं। वैसे भी मुझे भी तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। सांता ने लैंडन को उन ठगों के साथ अपने अनुभव के बारे में बताना शुरू किया। और जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो लैंडन ने उसे कैरोना के भीतर अवैध भूमिगत सेक्स कैंपों के लिए पत्र और नक्शे दिए। सांता को इतना झटका लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। शाही परिवार और लोगों ने कैरोना को ऐसी गतिविधियों से मुक्त रखने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन इस नोपलाइन वाले ने उन्हें बनाने की हिम्मत कैसे की? सांता जानता था कि वह जल्द ही पेनेलोप का राजा बन जाएगा, इसलिए कैरोना पर लक्षित कोई भी समस्या या खतरा भी उसकी चिंता का हिस्सा था। अब इस बारे में सोचते हुए वह भाग्यशाली था कि लैंडन का व्यक्तित्व ईमानदार था। अगर किसी अन्य रईस को इस योजना के बारे में पता होता तो वे इसका इस्तेमाल कैरोना के खिलाफ करते। सांता कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। ये नोपलाइन था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। उस आदमी के पास ऐसी ताकत थी जो पूरे साम्राज्य को टक्कर दे सकती थी। अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो यह आदमी कैरोना पर बड़े पैमाने पर हमला भी कर सकता था। यह आदमी सचमुच उन पर हमला करने के लिए जहाज भेज सकता था और अगर चाहे तो साम्राज्य पर हावी हो सकता था।
या तो उन्होंने जोखिम उठाया और उन सभी लोगों को बचाया, या उन्होंने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वह अपनी आत्मा की गहराई में जानता था कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह या शाही परिवार और यहाँ तक कि लोग भी इस तरह के अपराध को बिना सजा के जाने दें। लेकिन उसे क्या करना चाहिए? क्यों न 2 दिन और रुकें और मेरे आदमी और मैं तुम्हारे पीछे आएं? लैंडन ने शांति से कहा। सच कहा जाए तो लैंडन की नज़र में यह एक सुनहरा अवसर था। यह उन लोगों के लिए एकदम सही बंधक परिदृश्य मिशन था। प्रशिक्षण कभी भी वास्तविक चीज से बेहतर नहीं हो सकता। लैंडन ने सोचा कि कैरोना की सहायता करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वह नोपलाइन को कैरोना पर विजय प्राप्त करने का कोई कारण नहीं देना चाहता था। इसके अलावा उसे उस आदमी से भी कुछ झगड़ना था। उसकी हिम्मत कैसे हुई बेमार्ट के लोगों को गुलाम बनाने की? उसकी योजना गुलामों को छुड़ाने, सभी भूमिगत शिविरों को नष्ट करने और नोपलाइन को यह बताने की थी कि यह बेमार्ट ने किया है, न कि कैरोना ने। वह केवल एक व्यक्ति को नोपलाइन को संदेश देने के लिए भागने देगा, और जब तक संदेश पहुंचता जुलाई आ चुकी होती। भले ही नोपलाइन हमला करना चाहता, लेकिन लैंडन को यकीन था कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चाहे वह जमीन पर हो या समुद्र पर, जुलाई तक बेमार्ट की सेना अजय हो जाएगी। सांता दुखी और चिंतित दोनों था। उसका ये भाई इतना लापरवाह क्यों था? छोटे भाई, मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो तुम मुझे तुम्हारी जरूरत के समय में तुम्हारी मदद करने की अनुमति दोगे। भले ही तुम अभी मुझ पर विश्वास न कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। सांता ने अपने छोटे भाई को देखा जो आत्मविश्वास से लबरेज था और उसके पास शब्द नहीं थे। वह और क्या कह सकता था? ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, उसने हार मानकर हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। उसका ये भाई उसे उसकी होने वाली पत्नी की इतनी याद क्यों दिलाता है? लैंडन ने कुछ देर सोचा और एक बड़ी समस्या का एहसास हुआ। युद्धपोत जून में ही पूरे होंगे और बेमार्ट के पास इस समय कोई नाव नहीं थी। उसे सवारी की जरूरत थी। बड़े भाई, क्या आप हमें कैरोना तक और वापस ले जा सकते हैं? साथ ही अपने कुछ क्रू मेंबर हमारे पास छोड़ सकते हैं जो जहाज को चलाने में हमारी मदद कर सकें। फिलहाल उसने लोगों को नौकायन के बारे में नहीं सिखाया था, इसलिए अनुभवी क्रू के बिना जहाज को चलाना मुश्किल होगा। ये निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। ये कम से कम मैं तो कर ही सकता हूं, क्योंकि तुम कैरोना के लिए इस समस्या का ख्याल रख रहे हो। सांता ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, चूंकि मैं नहीं चाहता कि तुम या कैरोना फंसे, इसलिए 2 जहाज वापस भेज दो और एक जहाज मेरे पास छोड़ दो। लैंडन ने कहा। ठीक है, लेकिन मैं इस मिशन पर तुम्हारे साथ आ रहा हूं। चिंता मत करो, मैं अपना भेष ठीक से बदल लूंगा। इस तरह कोई भी मुझे कैरोना से नहीं जोड़ पाएगा। लैंडन ने कुछ देर सोचा और सहमति जताई। सांता को शायद उसे ऐसी खतरनाक स्थिति में डालने के लिए दोषी महसूस हो रहा था, और वह जो कुछ भी कहता उससे उस आदमी का मन नहीं बदलता। तो क्यों न सहमत हो जाएं? ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। इस 2 दिन की अवधि के भीतर लैंडन सैनिकों को चुनना और उनके नए मिशन के बारे में जानकारी देना चाहता था। वह ऐसे सैनिकों का भी चयन करना चाहता था जो उसकी अनुपस्थिति में किसी भी हमले के होने पर बेमार्ट के शहर के द्वारों की रक्षा करेंगे। सच कहा जाए तो वह जानता था कि उसके सौतेले भाई अली को पहले ही राजधानी में पहुंच जाना चाहिए था, और लैंडन को यह अंदेशा था कि उसे जल्द ही अपने गुर्गों को बेमार्ट भेज देना चाहिए। इसलिए उसे उन्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए लोगों की जरूरत थी। और राजधानी और यहाँ के बीच की दूरी को देखते हुए लैंडन अनुमान लगा रहा था कि उन्हें मई या जून में पहुंचना चाहिए। दूसरी दीवार 92% पूरी हो चुकी थी इस अप्रैल के अंत तक, और ज्यादा से ज्यादा मई के पहले हफ्तों तक। लैंडन को उम्मीद थी कि यह पूरी हो जाएगी। संक्षेप में, वह बेमार्ट की सुरक्षा से जुड़े सभी फैसलों के लिए लुसियस को नियंत्रण में छोड़ देगा। वह इस अवधि का उपयोग इस महीने और अगले महीने के भीतर सभी उद्योग और निर्माण गतिविधियों की योजना बनाने के लिए भी करना चाहता था। मिशन में कितना समय लगेगा इस पर निर्भर करते हुए लैंडन को यकीन था कि वह जून की शुरुआत में वापस आ जाएगा। इसलिए उसे इस अप्रैल के साथ 7 मई के लिए भी योजनाएं देनी थीं। और अगर वह जून के अंत में वापस आता है तो उसे लोगों को जून की कार्य योजना भी देनी होगी। उसे बस इतना पता था कि वह जुलाई में भव्य उद्घाटन से पहले ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते वापस आ जाएगा। तो छोटे भाई, तुम्हारा मतलब है कि मैं आखिरकार देख पाऊंगा कि तुम्हारे शहर में क्या है? सांता ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, लेकिन तुम सब मेरे साथ महल में रहोगे। बस इतना जान लो कि तुम जो कुछ भी अब देखोगे वह जुलाई में बेमार्ट द्वारा पेश की जाने वाली चीजों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होगा। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि यह जगह हर्फिलिया के भीतर किसी और जैसी नहीं है। सांता ने संदेह से लैंडन को देखा। माना वह उन राक्षस जैसी गाड़ियों से प्रभावित था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह यह मान लेगा कि उन गाड़ियों की वजह से पूरा शहर बदल सकता है। वह इतने सारे शहरों और कस्बों में गया था, और भले ही वे खूबसूरत थे, फिर भी उनमें वही चीजें थीं जो दूसरे शहरों में थीं। कुओं से पानी अभी भी लाया जा रहा था, लोग अभी भी मशालों का इस्तेमाल करते थे, और हर बुनियादी जरूरत वही थी। तो बेमार्ट वास्तव में कितना अलग हो सकता है? 187। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि यह शहर दूसरों से अलग हो, या ऐसा सांता ने सोचा। लानत है, उसने सब कुछ वापस ले लिया। ये जगह निश्चित रूप से स्वर्ग थी।
जब वह और उसके चालक दल के सदस्य लैंडन के साथ डबल डेकर बस में बैठे तो उनकी आंखें सभी शानदार इमारतों और गाड़ियों को देखकर चमक उठीं। उन्होंने चारों ओर देखा और उनकी सांसें लगभग थम सी गईं। साफ सुथरी सड़कें एक सुव्यवस्थित ग्रिड पैटर्न में चलती थीं, जिससे देखने वालों को पता चलता था कि राजमार्ग के आसपास की कई इमारतों और संकरी सड़कों के पीछे क्या है। खूबसूरती से गढ़ी गई सभी इमारतों के अलग अलग आकार और माप थे, जो अजीब सामग्रियों से बने थे जिन्हें सांता पहचान नहीं पाया। गाड़ी में ड्राइव करते समय उसे वास्तव में ऐसा लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में है। वह नागरिकों को अपने सुंदर ढंग से सिलवाए गए कपड़ों में घूमते हुए देख सकता था, क्योंकि वे अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग दूसरी गाड़ियों में चढ़ रहे थे, जबकि अन्य लोग इन भगवान जैसी इमारतों में बार बार आ जा रहे थे। अगर स्वर्ग सच में होता तो सांता कसम खाता कि यह अभी बीमार जैसा ही दिखता। उसके हाथ थोड़े कांपने लगे जैसे ही उसने अपने सामने के दृश्य को देखा। अद्भुत, उसने सोचा। तुमने कहा कि इस चलती गाड़ी को बस कहते हैं? सांता ने पूछा और वह अपने सामने की सीट को छूता रहा। बस लाल रंग की थी और उस पर बेमार्ट का झंडा और नाम लिखा हुआ था। साथ ही उस पर शब्द टूर बस भी लिखा हुआ था। बेशक डेकर बस की दूसरी मंजिल खुली छत वाली थी, जिससे लोगों को शहर का बेहतर नज़ारा देखने को मिलता था। सच में छोटे भाई, क्या मुझे बस एक ही बस मिल सकती है? सांता ने असहाय होकर पूछा। वह इतनी सारी चीजें देखकर कैसे जाने दे सकता था? लैंडन ने बस उसे देखा और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। जाहिर है, जवाब था नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि श्रमिक प्रत्येक जिले में कई नई इमारतों का निर्माण कर रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि आवासीय बिल्डरों ने निर्माण शुरू किए हुए अभी 8 महीने हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से वे आवासों का निर्माण पूरा कर चुके थे। घरों के पूरा होने के बाद लैंडन ने तुरंत उन्हें अन्य जिलों में कई अन्य इमारतों का निर्माण करने का निर्देश दिया था। आपको ये जानना चाहिए कि निर्माण करते समय लैंडन एशिया के मानकों का पालन कर रहा था। लैंडन की राय में निर्माण के मामले में यूरोप या उत्तरी अमेरिका बहुत आलसी या बहुत कंजूस था। लैंडन को अभी भी कई अविश्वसनीय कारनामे याद हैं जो एशियाई लोगों ने धरती पर किए थे। उदाहरण के लिए 2015 में इन लोगों ने 19 दिनों में एक विशाल 57 मंजिला टावर बनाया था। भगवान के लिए 19 दिनों में 57 मंजिलें खड़ी हो गईं। 57। बाकी दुनिया को ऐसा करने में शायद 2 या 3 साल लग जाएंगे। लेकिन एशियाई लोग नहीं, वे समय बर्बाद करने में विश्वास नहीं करते। उदाहरण के लिए दुनिया के बाकी लोग ऐसी इमारतों के निर्माण के लिए केवल 100 से 200 लोगों को ही काम पर रखेंगे, लेकिन एशियाई लोग एक बार में हजारों लोगों को काम पर रख सकते हैं, बस काम जल्दी पूरा करने के लिए। मेरा मतलब है, अगर आपके पास कच्चा माल और लोग हैं तो हमेशा इंतजार क्यों करें? इसका कोई मतलब नहीं है, बस इमारत बनाओ। ये लोग सिर्फ एक हफ्ते में 2000 घर बना सकते हैं, लेकिन दुनिया के बाकी लोगों को यही काम करने में सालों लग जाएंगे। एशिया में निर्माण के लिए मंजूरी भी कुछ ही दिनों में मिल जाती है, लेकिन दुनिया के बाकी लोग इन दस्तावेजों को कुछ ही महीनों में मंजूरी दे देते हैं, और कभी कभी तो सालों में भी। लोग आमतौर पर अपना काम आधे अधूरे मन से करते हैं और सिर्फ एक रिपोर्ट पढ़ने में समय लगाते हैं, लेकिन एशियाई लोग समय बर्बाद नहीं करते और इसे जल्द से जल्द पूरा कर देते हैं। उनका सिस्टम समय और दक्षता पर आधारित था। वे लोग धरती पर मौजूद सबसे कुशल लोग थे, और यह एक तथ्य था। ऐसे कई मामले भी थे जहां उन्होंने 6 से 9 दिनों में 15 मंजिला से लेकर 25 मंजिला इमारतें बना ली थीं, और फिर भी बाकी दुनिया को ऐसा करने में महीनों और सालों लग जाते। अगर कोई इन निर्माण स्थलों को देखे तो उसे एक साथ 500 से ज्यादा भारी मशीनें बनती हुई दिखेंगी, लेकिन बाकी दुनिया को सिर्फ 50 से 70 मशीनों की जरूरत होगी। अविश्वसनीय। लैंडन उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने 14 दिनों में इतनी दूरी के लिए रेल की पटरियां बिछा दी, जिसे बिछाने में बाकी दुनिया को 1 साल लग जाता। उन्होंने इसे तेजी से बनाने के लिए 2000 लोगों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी बाकी दुनिया ने इस काम के लिए सिर्फ 100 से 200 लोगों को काम पर रखा। इसे पूरा होने में सालों क्यों नहीं लगे? उफ, कंजूस लोग। तो निष्कर्ष यह है कि दुनिया उनकी तुलना में या तो आलसी थी या कंजूस। अरे, ये लोग कुछ ही दिनों में जहाज बना सकते थे, जबकि बाकी दुनिया को ऐसा करने में सालों लग जाते थे। नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह पश्चिमी दुनिया को अपने मानक के रूप में इस्तेमाल करे। जहां तक उसका सवाल है, एशिया की तुलना में वे पिछड़े हुए थे, यहां तक कि अपने पुल, तकनीक, कार वगैरह बनाते समय भी उन्होंने बाकी दुनिया की तरह उन्हें बनाने में कभी इतना समय नहीं लगाया। जहां तक लैंडन का सवाल है, उसके पास लोग थे, उसके पास कच्चा माल था, और भगवान के लिए उसके पास हजारों भारी मशीनें थीं। तो आखिर क्या चीज़ उसे तेजी से निर्माण करने से रोकती थी? पश्चिमी दुनिया के विपरीत, जो एक घर बनाने के लिए 3 से 7 लोगों का इस्तेमाल करती थी, लैंडन ने ऐसा करने के लिए 27 से 50 लोगों का इस्तेमाल किया, और बड़े उद्यमों के लिए उसने उन्हें बनाने के लिए हजारों लोगों का इस्तेमाल किया, मामूली 100 के बजाय। तो वास्तव में उसे तेजी से जगह विकसित करने से कौन रोक सकता था? जैसा कि उसने कहा था, उसे नहीं पता था कि बाकी दुनिया आलसी है या सिर्फ कंजूस है, या शायद उनके प्रोजेक्ट बजट में 1000 लोगों के बजाय सिर्फ 100 लोगों की जरूरत थी। कौन जानता है?
वैसे भी बेमार्ट के भीतर निर्माण श्रमिक हाल ही में बहुत सारी खाली इमारतें बना रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये इमारतें किस लिए हैं, लेकिन चूंकि उनके राजा ने इन्हें बनाने का अनुरोध किया था, तो उन्होंने इन इमारतों के लिए डिज़ाइन योजनाओं का पालन किया और इन्हें बनाया। समय ही पैसा था। खैर, 57 मंजिला इमारत जैसी किसी चीज़ के बजाय लैंडन ने बेमार्ट के चारों ओर विभिन्न जिलों में 5 से 15 मंजिला इमारतों को प्राथमिकता दी थी। साथ ही कुछ श्रमिक इस समय के भीतर महल का जीर्णोद्धार कर रहे थे। साथ ही ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश एस्टेट का भी। विशाल शहर से गुजरते हुए सांता लैंडन की बातों से पूरी तरह सहमत हो गया। बेमार्ट निश्चित रूप से एक तरह का था, यह उससे कहीं ज्यादा था, यह एक पूरी तरह से नई दुनिया थी। महल के गेट पर पहुंचते ही सांता और उसके आदमी ये देखकर चकित रह गए कि महल कितना भव्य दिख रहा था। लैंडन ने लंबे समय से महल का जीर्णोद्धार करने का अनुरोध किया था ताकि यह प्रतिष्ठित वैली डिज्नी कैसल लोगो जैसा दिख सके। तो सांता और उसके आदमी अभी जो महसूस कर रहे थे वह वही था जो उन्होंने पहली बार डिज्नीलैंड जाने पर महसूस किया था। बेशक जीर्णोद्धार अवधि के दौरान श्रमिकों ने फर्श और दीवारों के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया था ताकि पाइप, बिजली और अन्य चीजों को जोड़ा जा सके। यह ऊंचा राजसी महल नीले रंग के परे बोल्ड था जो इसे एक दिव्य एहसास दे रहा था। ये वहां ऐसे खड़ा था जैसे किसी बच्चे की परीक्षा की कल्पना से बनाया गया हो। ये बिल्कुल सही था। ऊंची सफेदी वाली ग्रे दीवारें नीले रंग की कॉर्ड छतों के साथ एक सुंदर मिश्रण दे रही थीं। महल की कुछ दीवारों में 2 फीट ऊंची खिड़कियां थीं और कई बालकनियां थीं जो संरचना के चारों ओर विभिन्न बिंदुओं पर स्थित थीं। महल परिसर में 21 इमारतें, अन्य छोटे महल और ऊंची कांच की इमारतें भी थीं जो डिजाइन में मुख्य महल के समान थीं। पुरुषों ने ऐसा कोई महल कभी नहीं देखा था। हालांकि लैंडन ने महल की अधिकांश विशेषताओं को बनाए रखना सुनिश्चित किया था, फिर भी उन्होंने इसे आधुनिक स्पर्श देने के लिए इसका जीर्णोद्धार करने के लिए अपने रास्ते से हटकर काम किया था। इस तरह का महल निश्चित रूप से अधिकांश शासकों को ईर्ष्या से मरवा सकता है। महल के गेट पर एक विशाल ऊंचा सुनहरा रंग का गेट था जिस पर लिखा था रॉयल पैलेस। जब वे गेट के पास पहुंचे तो 5 गार्ड बस की ओर चल पड़े, जबकि कई अन्य गेट के बाएं और दाएं ऑफिस पोस्ट के भीतर बैठे रहे। पुरुषों ने ड्राइवर का आईडी कार्ड और पैलेस पास चेक किया और जब वे चेक कर चुके तो ड्राइवर गाड़ी चलाकर अंदर चला गया। वे कई इमारतों, साथ ही कई फव्वारों, मूर्तियों, पोल थिंगीज, पोल लाइट्स से गुजरे और एक बार जब वे लैंडन के असली महल में घुस गए तो सांता को लगा कि वह उत्साह से बेहोश होने वाला है। बस हो गया, मेरा मन बदलने की कोशिश मत करो, मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगा, उसने पागलों की तरह कहा। फर्श सुंदर सफेद संगमरमर की टाइलों से सजा हुआ था और भूरे रंग की दीवारें बड़ी बड़ी पेंटिंग और कई बड़े आकार के दर्पणों से सुंदर ढंग से सजी हुई थीं। भाई, मैं अपना प्रतिबिंब इतना स्पष्ट रूप से कैसे देख सकता हूँ? सांता ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उसने दीवारों पर लगे दर्पणों को देखते हुए कई बार अपना चेहरा छुआ। ये पहली बार था जब उसने वास्तव में अपना असली रूप देखा था। क्या मैं वास्तव में ऐसा दिखता हूँ? उसने सोचा। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जो इस्तेमाल किया वह पॉलिश किए हुए तांबे या चांदी की प्लेटें थीं जो उनके वास्तविक प्रतिबिंबों का केवल 20 से 30% ही दिखाती थीं। सभी चालक दल के सदस्य भी खुद को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। मुझे अपनी दाढ़ी शेव करनी है, मुझे अपने बाल ट्रिम करने हैं, मुझे अपनी छाती के बाल बढ़ाने हैं, अंडरस्को। जब उन्हें बाथरूम दिखाए गए तो सभी उत्साह में चिल्लाने लगे। तो तुम्हारा मतलब है कि जब हमें इसकी जरूरत होगी तब ये चीज पानी छोड़ेगी? और यहाँ दूसरी चीज साबुन है। रुको, तुमने कहा था कि कमरों में भी हीटिंग है, तो ये टूथब्रश चीज हमारे मुंह को साफ रखने के लिए है। और रोशनी के लिए आग कहाँ है? आखिर आग क्यों नहीं लगी? अंडरस्को। हर कोई तुरंत भूल गया था कि लैंडन एक राजा था और उससे यहाँ वहाँ सवाल पूछने लगा। बेशक उसे कोई आपत्ति नहीं थी और उसने विनम्रता से उनके जवाब दिए। और जब उसने उन्हें उनके बिस्तर और अलग अलग कमरे दिखाए तो उन्हें लगा कि वे जल्द ही कैरोना वापस नहीं जाना चाहते। पहले तो वे लोग इतने साफ और सुंदर बिस्तर पर सिलवटें पड़ने से डरे हुए थे, लेकिन जब वे अंततः उनके सामने प्रलोभन के आगे झुक गए तो वे पूरी तरह से चौंक गए। बिस्तर, तकिए और यहाँ तक कि कंबल भी एक बच्चे के नितंबों की तरह मुलायम थे। यही वह क्षण था जब उन्होंने अपने मालिक सांता के पीछे पीछे भव्य उद्घाटन के लिए बेमार्ट वापस जाने का मन बना लिया था। उनके मालिक इतने बेशर्म कैसे हो सकते थे कि वे पहले उनके बिना इन सुख सुविधाओं का आनंद लें? क्या ये वाकई उचित था? वे पहले ही सहमत हो गए थे कि जब वे वापस आएंगे तो अपना मुंह बंद रखेंगे, कहीं कोई और उनकी जगह लेने की हिम्मत न कर ले यात्रा के लिए। किसी को पता होना चाहिए कि उनके मालिक के आसपास हजारों से ज्यादा कर्मचारी हैं। क्या होगा अगर बाकी लोग उत्साहित हो जाएं और उस यात्रा के लिए चालक दल के सदस्यों के रूप में उनकी जगह लेना चाहें? बिल्कुल नहीं, वे निश्चित रूप से भव्य उद्घाटन के लिए वापस आएंगे। एक बार जब सभी को उनके कमरे दिखा दिए गए तो सांता ने तुरंत उसे एक तरफ खींच लिया। छोटे भाई, मैं तुमसे ईमानदारी से कहूंगा, क्या मैं यहाँ एक घर खरीद सकता हूँ? सांता ने उत्सुकता से पूछा। दरअसल किसी भी आगंतुक के लिए अभी घर मिलना संभव नहीं है, लेकिन वे अभी भी आगंतुक आधारित जिलों में लग्जरी स्वीट्स और यहाँ तक कि लग्जरी घरों को किराए पर ले सकते हैं। वे उन्हें उस अवधि के लिए किराए पर ले सकते हैं जब उन्हें यहाँ रहना होगा।
वे कार किराए पर भी ले सकते हैं, साथ ही शेफ्यूर और अन्य चीज़ों के लिए भुगतान भी कर सकते हैं। किसी को भी अपने ड्राइवर के सबक पास किए बिना गाड़ी नहीं चलानी थी, इसलिए केवल शेफ्यूर ही इन आगंतुकों को इधर उधर ले जा सकते थे। तो तुम क्या कह रहे हो कि मैं उन्हें तभी पा सकता हूं जब मैं जुलाई में वापस आऊं? क्या मैं इसे अभी पहले से बुक भी नहीं कर सकता? मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार के पास सबसे अच्छे विकल्प हों। सांता ने नाराज होते हुए कहा। इस आदमी का सामना करते समय लैंडन वास्तव में असहाय था। उसे नहीं पता था कि सांता को इस बात की इतनी चिंता क्यों थी कि लोग उससे पहले ही सबसे अच्छी जगह ले लेंगे। भले ही जुलाई में बीमार जनता के लिए सुलभ हो जाएगा, लेकिन उद्घाटन की तारीख कौन जानता है। उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया था कि लोग वास्तव में अक्टूबर के आसपास शहर में आना शुरू कर देंगे। सबसे पहले लोगों को बीमार पर ध्यान देना शुरू करने में समय लगेगा। उदाहरण के लिए नोपलाइन के साथ इस मिशन के दौरान उसने अनुमान लगाया था कि नोपलाइन को संभवतः जुलाई के अंत या अगस्त के आसपास खबर मिलेगी, और अगर वह हमला करना भी चाहता था तो नोपलाइन को अपने सैनिकों को संगठित करने के लिए समय चाहिए होगा। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि नोपलाइन का हमला कभी भी जल्दी हो, और अगर ऐसा हुआ भी तो नोपलाइन को सामने के गेट पर हथियारों के बारे में पता नहीं था। इसलिए मूर्ख बेमार्ड के हाथों और अधिक लोगों को मौत के घाट उतार देगा। एली का मामला भी बिल्कुल वैसा ही था। जब उसके आदमी युद्ध से वापस नहीं लौटेंगे तो उसे संभवतः बेमार्ड की ओर 4 महीने की यात्रा पर एक बड़ा समूह भेजना होगा। उस युग में संचार या परिवहन का कोई बेहतर साधन नहीं था, इसलिए सब कुछ पूरा होने में समय लगा। अंत में भले ही सांता 1 या 2 महीने के लिए यहाँ आए और वापस चले जाएं, फिर भी बेमार्ड के बारे में खबर फैलने में समय लगेगा। तो लैंडन जानता था कि सांता और उसका परिवार ही जुलाई में यहाँ आने वाले एकमात्र लोग होंगे। हाँ, बेमार्ड जुलाई में जनता के लिए खुलने वाला था, लेकिन उसे अपने सभी दुश्मनों को इसकी घोषणा क्यों करनी चाहिए? उन्हें खुद ही पता लगाने दो। इससे उसे बेमार्ड के आसपास हथियार बनाने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए बहुत समय मिल जाएगा। तो उसे चिंता क्यों करनी चाहिए? अभी इस बारे में सोचते हुए लैंडन ने अनुमान लगाया कि उसके पिता को शायद नवंबर या दिसंबर के आसपास उसकी सफलता की भनक लग जाएगी। कौन जानता है? कुल मिलाकर लैंडन को यकीन था कि इस साल कोई भी बेमार्ड को मुश्किल में नहीं डालेगा। अगर यह धरती पर वापस होता तो लोग आसानी से लैंडलाइन या फ़ोन का इस्तेमाल करके सूचना दे सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस अवधि के दौरान किसी को भी इसे प्राप्त करने से पहले कई महीनों तक घोड़े पर सवार होकर समाचार यात्रा कर सकते थे। भाई, मुझे नहीं लगता कि आपको सबसे अच्छे घर के लिए दूसरों से लड़ने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लैंडन ने हंसते हुए कहा। यह मुझे याद दिलाता है भाई, आपने पहले कहा था कि यहाँ केवल बेमार्ड के पैसे का उपयोग किया जा सकता है। तो मैं क्या करूँ जब मुझे जुलाई में कुछ भी चाहिए? सांता जानता था कि उसका भाई उसे अभी ये सामान खरीदने और भेजने की अनुमति नहीं देगा, इसलिए उसने इसे सहने और भव्य उद्घाटन तक इंतजार करने का फैसला किया। उसने लैंडन की कलाई घड़ी देखी थी और वह उससे बहुत मोहित हो गया था। भगवान के लिए ये चीज़ समय बता सकती थी। उसका यह शापित भाई वास्तव में उसे मार रहा था। बस में लैंडन ने उसे बेमार्ड के भीतर की सभी मुद्राएं दिखाईं, जिससे वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसके छोटे भाई का चेहरा वास्तव में पैसों पर बना हुआ था। ये कैसे संभव था? कुछ देर तक सांता का मनोरंजन करने के बाद लैंडन ने तुरंत सभी ओवरसियरों को बुलाया, साथ ही उच्च रैंकिंग वाले सैन्य कर्मियों को महल में आने के लिए कहा। अब गंभीर होने का समय आ गया था। 189 सिस्टम, मैं अपने टेक्नोलॉजी पॉइंट का उपयोग करके 1 घंटे के लिए कैप्सूल खरीदना चाहता हूं, लैंडन ने कहा। उसे इस मिशन पर जाने से पहले अगले 3 महीनों के लिए बेमार्ड की विकास योजना को जल्दी से लिखना था। वास्तविक दुनिया में 1 घंटा कैप्सूल के भीतर 5 दिनों के बराबर था। सिस्टम ने होस्ट के अनुरोध को संसाधित कर दिया है। अब होस्ट को टेलीपोर्ट किया जा रहा है। लैंडन एक बड़े सफ़ेद हॉल में दिखाई दिया था। पूरा कमरा उन सफ़ेद कमरों जैसा था जो फिल्मों में देखे जाते हैं। फर्श, छत, दीवारें और यहाँ तक कि टेबल, सोफे और कुर्सियाँ भी बेदाग सफ़ेद थीं। हालांकि उसके पास कमरे को संशोधित करने का विकल्प था, फिर भी लैंडन ने इसे ऐसे ही रहने देना पसंद किया। इस तरह वह बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकता था। रंग और अन्य विचलित करने वाली वस्तुएं केवल उसका ध्यान भटकाएंगी और उसकी प्रगति और समय को धीमा कर देंगी। आखिरकार उसे यह जगह ध्यान केंद्रित करने के लिए मिली है, न कि आराम करने या खेलने के लिए। वह अपने कार्यालय की मेज की ओर चला गया और पहले 2 दराजों को खोला जिनमें अप्रयुक्त नोटबुक और पेन थे। अपनी योजना के चरण 2 और 3 के लिए लैंडन ने मनोरंजन और भोजन पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई थी। जिलों के आसपास बहुत सी अप्रयुक्त इमारतें बनाई गई थीं, खासकर मनोरंजन जिलों के भीतर। आमतौर पर जिला डी में साइड बैंक शाखाएं, लग्जरी होटल, मेहमानों के लिए लग्जरी विला, मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, कार स्टोर, मॉल, मुख्य बस स्टेशन आदि जैसी चीजें होनी चाहिए। जबकि जिला जी में आगंतुकों के लिए नियमित होटल, बैंक शाखाएं, बेमार्ड नेशनल पार्क, बार, स्टोर आदि होंगे। अगले 3 महीनों के लिए लैंडन को उम्मीद थी कि कर्मचारी इन मनोरंजन केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। गो कार्ट रेसिंग, राष्ट्रीय उद्यान, बॉलिंग, ट्रैम्पोलिन रूम, रेस्तरां, कैफे, पेंटिंग और मूर्तिकला, स्पा, जिम, रोलर स्केटिंग, स्केटबोर्डिंग,
बाधा कोर्स गेम हाउस, बड़े इंडोर एडवेंचर प्लेग्राउंड होम, कई स्ट्रीट शॉप और स्टोर जो पिज्जा, बर्गर, बॉडी केयर उत्पाद, किताबें, प्लेट, कपड़े और यहाँ तक कि प्लास्टिक के खिलौने जैसे खाद्य पदार्थों पर केंद्रित हैं। हालांकि ऊपरी क्षेत्र में नया मॉल जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा और खुल जाएगा, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि सेंट्रल क्षेत्र में अलग अलग स्टोर होना अभी भी बेमार्ट के लिए एक अच्छा व्यावसायिक कदम था। सबसे बड़ा मॉल ऊपरी क्षेत्र में था, लेकिन जो लोग निचले क्षेत्र के जिलाजी में रुकेंगे उन्हें रात के नाश्ते और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए शहर के चारों ओर अलग अलग स्टोर होना अच्छा था। मनोरंजन के लिए, भले ही लैंडन अभी तक मनोरंजन पार्क, लेजर टैग रूम, प्लेनेटेरियम, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, आर्केड और अन्य मजेदार गतिविधियां नहीं बना पाए, लेकिन उन्हें कुछ हद तक भरोसा था कि मौजूदा गतिविधियां अभी भी अपने आगंतुकों का दिल जीतने में सक्षम होंगी। स्पा के लिए लैंडन ने पहले से ही तेल और लोशन की एक सूची लिखी थी, जिसे उसे कीमिया उद्योग द्वारा उत्पादित करने की आवश्यकता थी। उन्हें सौना, फेशियल मास्क, बॉडी स्क्रब इत्यादि भी बनाने थे। उन्हें इन 3 महीनों के भीतर उन्हें पूरा करने की आवश्यकता थी। इस समय लैंडन पूरी तरह से व्यवसाय के बारे में सोच रहा था। चाहे वह कोई भी युग हो, महिलाएं हमेशा सुंदरता और हमेशा जवान रहने के प्रति जुनूनी थीं। सुंदरता के लिए वे अपने सारे पैसे भी खर्च कर सकती थीं, साथ ही अपने पति या प्रेमी की जेब से भी, सिर्फ ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए जो उन्हें हमेशा जवान बनाए रखें। लैंडन को इस पर पूंजी लगाने में कुछ भी गलत नहीं लगा। वैसे भी उनका ध्यान ऐसे उत्पाद और उपकरण बनाने पर था जो हाईटेक न हो, जैसे कि लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट मशीन, निशान हटाने वाली मशीन वगैरह। उन्हें सिर्फ बुनियादी चीजें चाहिए थीं, जैसे चिकने और पॉलिश किए हुए मसाज स्टोन, तौलिए, नेल फिलर, नेल क्लिपर और दूसरे बुनियादी उपकरण। बेशक तेल और रसायन कीमिया उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय उद्यान के लिए लैंडन को बस वॉकवे, बेंच, स्टाफ बिल्डिंग बनाने की जरूरत थी, साथ ही पार्क में पेड़ और फूल लाने की भी। जैसा कि उन्होंने कहा था, इस क्षेत्र में समतल इलाका था, इसलिए घास पहले से ही कम थी, लेकिन पेड़ कम थे। लैंडन चाहे इसे किसी भी नजरिए से देखें, पार्क हमेशा पेड़ों और फूलों से भरे रहते थे, इसलिए उन्हें तुरंत उन्हें लाने की जरूरत थी। लैंडन ने जिस क्षेत्र को चुना था वह क्षेत्र था जहां नदियां मिलती हैं, जो एक विशाल तालाब बनाती हैं, जो तटीय क्षेत्र की ओर वापस जाती हैं। जहां तक जिम की बात है, लैंडन एक मंजिल पर पेंट किया हुआ रनिंग ट्रैक चाहता था, साथ ही बुनियादी उपकरण जैसे कि जंप रोप, डंबल, बारबेल और बेंच प्रेस वेट, इंडोर साइकिल, बाइक और मशीनें जो पुली और स्ट्रिंग सिस्टम का उपयोग करके काम करती हैं। लैंडन डिजिटल ट्रेडमिल जैसी चीजें नहीं बनाने जा रहा था, भविष्य में ये जरूर बनाए जाएंगे। वह ये भी चाहता था कि जिम में टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन और वॉलीबॉल के लिए कई बहुउद्देशीय कोर्ट हों। बेशक बास्केटबॉल और इंडोर सॉकर के लिए भी कोर्ट होंगे। साथ ही जब आगंतुक आते थे तो वे कसरत कक्षाओं के लिए भी साइन अप कर सकते थे। साथ ही खाली कमरों में से किसी एक में नृत्य, साइकिलिंग या योग कक्षाएं भी ले सकते थे। लैंडन के वापस आने के बाद वह सुनिश्चित करता था कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षकों को चुने और उन्हें दिखाए कि हर कक्षा के लिए क्या करना है। वह उन्हें यह भी सिखाता था कि अगर कोई वजन कम करना चाहता है या मांसपेशियों को बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। ये गतिविधियां सभी के लिए अच्छी थीं, न कि केवल आगंतुकों के लिए। खिलौनों की दुकानों जैसी चीजों के लिए लैंडन लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए प्लास्टिक और रबर के खिलौने और पहेलियां चाहता था। वह ऐसे सरल खिलौने और खेल बनाना चाहता था जो इलेक्ट्रॉनिक न हो। वह लेगो, योयो, बेबी रेटलर, हुपला हुप, पोगो स्टिक और निश्चित रूप से ऐसे खिलौने चाहते थे जो बेमार्ट के सभी परीक्षा पुस्तकों की राजकुमारियों और पात्रों की तरह दिखें। वह उन सभी पुस्तकों से बच्चों की पोशाकें भी बनाना चाहता था जो उसने बनाई थीं। उसने पहले ही सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन और कुछ और के बारे में लिखा था, साथ ही स्लीपिंग ब्यूटी और अन्य लोकप्रिय डिज्नी राजकुमारियों के बारे में भी। भले ही बच्चों को नहीं पता था कि उनके पसंदीदा पात्र कैसे दिखते हैं, लेकिन खिलौनों पर उस पात्र का नाम होगा। इसलिए समय के साथ उसे यकीन था कि ये लड़कियां अपने तियारा, छड़ी और चमकीले कपड़े अपने पसंदीदा पात्रों की तरह दिखना चाहेंगी, और लड़के भी सुपरहीरो बनना चाहेंगे। खिलौनों की दुकानों में टेडी बियर, ड्रैगन, माय लिटिल पोनी और बाबी डॉल जैसे पौराणिक खिलौने भी होंगे। बाबी के कारनामों के बारे में सभी किताबें बाहर होने के बाद वह ये प्लास्टिक की गुड़िया कैसे नहीं बना सकता था। आउटडोर टॉय सेट के लिए वह प्लास्टिक के प्ले हाउस, बच्चों के लिए प्लास्टिक की स्लाइड और झूले, टॉय बास्केटबॉल हुप्स, सॉकर गोल पोस्ट और सैंड बॉक्स बनाना चाहता था। पहेली और बोर्ड गेम जैसी चीजों के लिए लैंडन सांप और सीढ़ी, स्क्रैबल, जीवन का खेल, मोनोपोली, राजकुमारी थीम वाले बोर्ड गेम, ट्विस्टर, यूएनओ और नियमित कार्ड गेम के बारे में सोच रहा था। इन सभी खिलौनों और खेलों को ध्यान में रखते हुए लैंडन को यकीन था कि बेमार्ट फिलहाल एक्सबॉक्स, प्लेस्टेशन, गेम बॉय, आर्केड गेम और इंटरनेट जैसी चीजों के बिना काम चला सकता है। कला और शिल्प, पेंट और मूर्तिकला कक्षाओं के लिए लैंडन ने उन्हें एक साथ रखने और उन इमारतों के भीतर और अधिक गेम बनाने का फैसला किया था ताकि अधिक लोगों को बुलाया जा सके, जैसे स्कवेंजर हंट, मेरा हाउस, किराए के अभिनेताओं के साथ मर्डर मिस्ट्री और अन्य विचारोत्तेजक गेम जोड़ना।
इन सभी चीज़ों के अलावा मुख्य आकर्षण क्षेत्र वे इमारतें होंगी जिनमें ट्रैम्पोलिन पार्क, कई बाधा कोर्स, बॉलिंग, बच्चों के लिए गेम हाउस, बाउंसी कैसल, गो कार्ट रेसिंग, रोलर स्केटिंग और स्केटबोर्डिंग बिल्डिंग जैसी चीज़ें होंगी। इसलिए लंदन को बॉलिंग बोर्ड, रोलर स्केट्स, स्केटबोर्ड और इन खेलों के लिए ज़रूरी दूसरी चीज़ें बनाने के लिए मजदूरों की ज़रूरत थी। अब तक ये सभी चीज़ें थीं जिन पर लंदन ने ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था। मनोरंजन का ध्यान रखते हुए लंदन ने चरण 3 पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। खाना। इन 3 महीनों के भीतर वह चाहता था कि खाद्य उद्योग, साथ ही शेफ निम्नलिखित उत्पाद बनाएं। चीनी 6 महीने में उगाए गए चुकंदर से बिस्कुट, पॉपकॉर्न, प्रेट्जेल स्टिक, प्रेट्जेल बंस, पिज्ज़ा, सैंडविच, पेस्ट्री, वफल और पैनकेक, अलग अलग सीजनिंग के साथ तले हुए पंख और अंत में आइसक्रीम। प्रोसेस्ड चीनी बिल्कुल ज़रूरी थी। अभी लोग सिर्फ मीठे खाद्य पदार्थों और फलों को पीसकर जूस को चीनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शहद औसत घर के लिए थोड़ा महंगा था। चुकंदर, स्ट्रॉबेरी इत्यादि जैसे खाद्य पदार्थ लोग रोजाना इस्तेमाल करते थे। पेय पदार्थों के लिए उसे नींबू पानी, स्मूदी और मिल्कशेक चाहिए थे। अगर कर्मचारी उसके निर्देशों का पालन करते और रसोइये उसकी रेसिपी का पालन करते तो समय के साथ उसे यकीन था कि वे इन 3 महीनों के खत्म होने से पहले ही स्वाद को परफेक्ट कर लेंगे। पहले महीने में उसे उम्मीद थी कि ये सामान इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन समय के साथ उसे यकीन था कि यह और भी स्वादिष्ट होगा। आखिरकार रसोइयों को अगले 3 महीनों तक हर रोज ये बनाना था, यानी 90 दिन बार बार एक ही काम करना। चाहे कुछ भी हो, उन्हें इस समय सीमा के भीतर इसे सही तरीके से बनाना था। चूंकि वह ये खाद्य पदार्थ बना रहा था, इसलिए लंदन ने इलेक्ट्रिक कुकर, फ्रिज, फ्रीजर और ब्लेंडर बनाने का भी फैसला किया था। ग्राहकों के लिए आइसक्रीम और पेय पदार्थों को ठंडा करने की जरूरत थी और कर्मचारियों को तेज गति से ग्राहक सेवा के लिए विश्वसनीय कुकर की जरूरत थी। इसके अलावा चूंकि वह फैंटा, कोक, वाइन या अन्य पेय पदार्थ जैसी चीजें नहीं बना सकता था, स्मूदी जैसी चीजें उसके लिए एकदम सही विकल्प थीं, इसलिए उसे ब्लेंडर बनाने पड़े। और चूंकि वह होटल बनाने जा रहा था, इसलिए लंदन ने वॉशिंग और ड्रायर मशीन बनाने का भी मन बना लिया था। चरण 2 और 3 के समाप्त होने के बाद लंदन ने विकास जारी रखा। इस अवधि के दौरान लंदन को सिर्फ 4 चीजें करनी थीं। सबसे पहले उसे एक बंदरगाह बनाने की जरूरत थी, इसलिए संक्षेप में उसे डिस्ट्रिक्ट आई के भीतर जहाज़ों को डॉक करने और नौकायन करने के लिए एक उचित बंदरगाह की आवश्यकता थी। उसे एक और बड़ी इमारत की भी जरूरत थी जो लैंडपोर्ट या हवाई अड्डे के समान हो, और निश्चित रूप से इमारत के पीछे बसों के लिए एक कार पार्क होगा जो इन आगंतुकों को बेमाद से ले जाएगा और ले जाएगा। लंदन ने इस इमारत को तटीय बंदरगाह कहने का फैसला किया। इमारत बंदरगाह और समुद्र तट की रेत से थोड़ी दूरी पर होगी। सामान्य तौर पर लंदन ने तय किया कि वह मूल रूप से पूरे तटीय क्षेत्र को बंद कर देगा, इसलिए उसने लोगों से क्षेत्र के चारों ओर 4 मीटर ऊंची लोहे की बाड़ और गेट लगाने को कहा। इसके लिए उन्हें भारी मशीनों का उपयोग करके तटीय क्षेत्र के चारों ओर एक सीधी क्षैतिज रेखा में जमीन खोदनी थी। वहां से वे लोहे की बाड़ को जमीन में गाड़ देंगे और उसके चारों ओर सीमेंट बिछा देंगे। लंदन चाहता था कि वे रेत से 4 मीटर दूर ऐसा करें। धरती पर समुद्र तट के क्षेत्रों में बहुत सारी बाड़ें थीं जो मीलों दूर तक फैली हुई थीं, खास तौर पर नौसेना के ठिकानों या अन्य सैन्य ठिकानों के आसपास। सुरक्षा के लिए भीड़ को रोकना और नियंत्रित करना सर्वोपरि था। बेशक बाड़ों में कांटेदार तारें होंगी, साथ ही कुछ बिंदुओं पर गेट और दरवाजे भी होंगे ताकि आगंतुकों या अधिकारियों को बेमाड में आने जाने दिया जा सके। सुरक्षा के लिए बाड़ के चारों ओर विशेष बिंदुओं पर गार्ड टावर पोस्ट भी होंगे, इसलिए जब लोग बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो उन्हें गेट पर जाना पड़ता है और वहां से वे चेक इन सेवाओं के लिए स्टेशन 1 में जाते हैं। भविष्य में जब लंदन बीच रिजॉर्ट बनाएगा तो डिस्ट्रिक्ट जे के भीतर के गेट मेहमानों के तैरने के लिए विशेष समय पर खुलेंगे अगर वे चाहें। डिस्ट्रिक्ट आई के भीतर लंदन उन सामानों को संग्रहित करने के लिए एक और इमारत का निर्माण भी करना चाहता था जिन्हें बाहर भेजा जाना था या बेमाड में ले जाया जाना था। ये जगह मूल रूप से एक भंडारण सुविधा थी। इसके बाद लंदन चाहता था कि कर्मचारी विभिन्न उद्योगों को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित करें। अब तक वे पहले से ही सैन्य, स्कूल, सरकारी इमारतों और अस्पताल को संशोधित करना शुरू कर चुके थे। संक्षेप में उन्होंने मुख्य रूप से ऊपरी क्षेत्र के भीतर स्थित एस्टेट को आधुनिक और प्राचीन वास्तुकला के बीच मिश्रण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन अभी लंदन को निचले क्षेत्र के भीतर उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने और उनका विस्तार करने की आवश्यकता थी। वह चाहता था कि उनके पास पानी, गर्मी और बिजली हो, साथ ही उनके पास उचित संरचनाएं, द्वार आदि हों। इसके अलावा उसे निचले क्षेत्र के इलाकों की भी बाड़ लगाने की जरूरत थी जो केंद्रीय क्षेत्र का सामना कर रहे थे। केवल वे लोग ही इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं जो इन तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हुए लंदन चाहता था कि लोग बेमाड के आसपास कई गैस स्टेशन भी बनाना शुरू करें। उन्होंने कई इमारतें बनाई थीं, लेकिन वास्तव में केवल एक गैस स्टेशन बनाया गया था। लंदन को प्रत्येक जिले में कम से कम 3 स्टेशनों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें तुरंत ये काम पूरा करना था। इसलिए ये सब होने के साथ उसने आग बुझाने वाले यंत्र भी बनाने का फैसला किया था। कोई भी कभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकता।
अंत में लैंडन को एक उचित पुलिस मुख्यालय बनाने के लिए लोगों की आवश्यकता थी, साथ ही एक जेल सुविधा भी। एक बार जब वह काम पूरा कर लेता तो वह जल्दी से टाइम कैप्सूल से बाहर निकलता और तुरंत ओवरसियरों को बुलाता, और उनसे निपटने के बाद उसने लुसियस और सभी प्रमुख सैन्यकर्मियों को बुलाया। पहुंचते ही लैंडन उन्हें अपने अध्ययन कक्ष में ले गया। अध्ययन कक्ष बहुत बड़ा था, जिसके सामने एक बड़ी मेज थी। साथ ही उसमें कई सोफे, किताबों की अलमारियां और साइड टेबल बड़े करीने से रखे हुए थे। कृपया बैठिए, लैंडन ने भूरे रंग के सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा। लैंडन की हरकतों से सभी हैरान थे। आमतौर पर लैंडन उनसे मिलने के लिए सैन्य अड्डे की ओर जाता था। ये पहली बार था कि उन्हें उसके अध्ययन कक्ष में बुलाया गया था। किसी तरह वे सभी बहुत घबराए हुए थे, मानो बेमार पर हमला हो रहा हो। वे अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस कर सकते थे। 10 मिनट बीत गए और सभी लोगों को इसका सार समझ में आ गया था। फिर लैंडन ने लुसियस से निजी तौर पर बात की और एक विस्तृत सैन्य योजना के साथ सामने आया। गैरी, तुम और 500 सैनिक मेरे पीछे कैरोना तक जाओगे। जब तुम वापस आओगे तो उन लोगों की सूची बनाओ जिनके साथ तुम काम करना चाहते हो, और उन्हें मिशन के बारे में संक्षेप में बताओ। हम 2 दिन में निकलेंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम सब तब तक तैयार हो जाओगे। हाँ महाराज, गैरी ने उत्तर दिया। मार्क, तुम 6 सैनिकों को लेकर 2.5 महीने के लिए रिवरडेल शहर की ओर जाओगे। इस मिशन के दौरान तुम्हें बेमार के सभी उत्पाद यहीं छोड़ने हैं और केवल एक खंजर और इतना पैसा लेकर जाना है कि तुम वहां भोजन और आवास का प्रबंध कर सको। मुझे चाहिए कि तुम इस यात्रा के लिए महिला और पुरुष दोनों साथी चुनो। तुम्हारी पहचान एक विवाहित पुरुष की है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि कोई दूसरी महिला तुम्हारी पत्नी की भूमिका निभाएगी। वहां रहो और अपनी आंखें और कान जमीन पर रखो। शहर के नए लॉर्ड शैनन के बारे में ध्यान रखो, साथ ही शाही परिवार या बेमार को निशाना बनाने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में। हालांकि शैनन मर चुका है, हमें ये जानना होगा कि हम पर संदेह किया जा रहा है या नहीं। आपके पास भी तैयार होने के लिए 2 दिन हैं। हाँ महाराज। जोश, आप आर्मी जनरल लुसियस के साथ यहाँ रहेंगे और बेमार की रक्षा करेंगे। इस समय के भीतर मुझे उम्मीद है कि हर खतरे से ठीक से निपटा जाएगा। मुझे निराश मत करो। हाँ महाराज। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।